प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आज हमें अध्याय 4 प्रारंभ करना है, मांग की कीमत लोच। प्यारे विद्यार्थियों, गत कक्षाओं में हमने मांग के नियम का अध्ययन किया। मांग का नियम क्या कहता है उसे हम एक बार पुनः से रिमाइंड करते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा घटती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है। परंतु क्या किसी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, या उससे कम होता है, या उससे ज़्यादा होता है? इसका अध्ययन हम किसके करेंगे? मांग की कीमत लोच में। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले मांग की कीमत लोच की परिभाषा पर। क्या कहती है मांग की कीमत लोच? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण क्या होता है? कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। उसकी मांग मात्रा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उस मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अर्थात कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन शब्द से तात्पर्य यहां पर मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि इसका परिवर्तन से तात्पर्य है वो घट भी सकता है और वो बढ़ भी सकता है। अर्थात कीमत से विपरीत संबंध है कि कीमत बढ़ेगी तो ये मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? नेगेटिव होगा, कम होगी मांग मात्रा। और कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांग मात्रा बढ़ेगी। तो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन से किसका अनुपात? कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच कहलाता है। अर्थात यदि हम मांग मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन में कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन का भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त होगी? मांग की कीमत लोच। अर्थात कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन का कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन से अनुपात क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच कहलाता है। तो यदि प्रश्न आता है एग्जाम में कि मांग की कीमत लोच की परिभाषा लिखिए, तो हमें ये वाली परिभाषा लिखनी है। यदि प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि मांग की कीमत लोच का सूत्र लिखिए, तो हम हिंदी के अंदर ये सूत्र लिख सकते हैं कि मांग में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। अब इस फॉर्मूले को हम एक मैथमेटिकल रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से उसको निकाला जाता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम मांग की कीमत लोच का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला प्राप्त करें तो उसे हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। देखिए, हमने हिंदी के अंदर सूत्र में लिखा था कि मांग मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन बटा में कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन। अब उसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि मांग मात्रा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग मात्रा गुना में 100। इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है? इसके लिए हम चलते हैं गत कक्षाओं में जहां हमने लाभ और हानि प्रतिशत के सवाल किए थे। मैं आपको पुनः एक बार से रिमाइंड करवा देता हूं, आपको इस फॉर्मूले को याद रखने में आसानी रहेगी। देखिए, आप जब लाभ प्रतिशत निकालते थे, कैसे निकाला जाता था लाभ प्रतिशत? सबसे पहले आप लाभ निकालते थे। कैसे? अंतिम मूल्य माइनस किससे निकालते थे? प्रारंभिक मूल्य से। किसे निकालते थे? अंतिम मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य अर्थात खरीद मूल्य। इससे आप क्या निकालते थे? लाभ निकालते थे। और लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते थे? आप निकालते थे लाभ बटा में प्रारंभिक मूल्य, लाभ बटा में प्रारंभिक मूल्य जिसको हम क्रय मूल्य भी कहते थे, गुना में 100। ये आपका लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता था। अब इसमें लाभ क्या होता था? लाभ होता था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। अर्थात आप कैसे निकालते थे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य कम होता था और क्रय मूल्य ज्यादा होता था तो हानि निकल जाती थी, और यदि विक्रय मूल्य ज्यादा होता था अर्थात अंतिम मूल्य और क्रय मूल्य कम होता था तो आपका लाभ निकल जाता। ठीक इसी प्रकार से देखिए,
ये भी मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है। ये भी वास्तव में क्या होता था, प्रारंभिक मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, और ये भी वास्तव में क्या है, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए मांग मात्रा में परिवर्तन, मान लीजिए आपने प्रारंभिक मात्रा को Q लिया है और प्रारंभिक कीमत को P लिया है। अब हमें निकालना है मांग मात्रा में परिवर्तन। परिवर्तन को हम किससे सिंबल करते हैं, डेल्टा से। मांग मात्रा में परिवर्तन है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा Q। प्रारंभिक मांग मात्रा हमने मानी कितनी है, Q, गुना में आपने क्या लगा दिया, 100, अर्थात ये हो गया मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। अब यदि आप यहाँ पे 100 ना लिखो तो ये हो जाएगा मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। आपने वहां दो बातें लिखी है कि मांग मात्रा में प्रतिशत ऑब्लिक अनुपातिक परिवर्तन। जब आप इसको 100 के गुणांक के रूप में निकालोगे तो ये मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है, और जब आप 100 के गुणांक के रूप में नहीं निकालोगे, सीधा ही निकालोगे मांग मात्रा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग मात्रा, तो ये हो जाएगा मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। तो मांग मात्रा में परिवर्तन को हमने लिख दिया डेल्टा Q के रूप में, प्रारंभिक मांग मात्रा को आपने लिख दिया Q के रूप में। ठीक इसी प्रकार यहां देखिए क्या है, कीमत में परिवर्तन। चूंकि प्रारंभिक कीमत हमने क्या मानी है, P, कीमत में परिवर्तन, परिवर्तन को किसके रूप में लिखते हैं, डेल्टा के रूप में। कीमत में परिवर्तन है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा P। अब हम ये सारे मान इस सूत्र में रखते हैं। ऊपर है मांग मात्रा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग मात्रा, हमने लिख दिया डेल्टा Q, मांग मात्रा में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक मांग मात्रा Q और गुना में 100। ठीक इसी प्रकार इसके फिर बटा में हमने क्या लिखा, कीमत में परिवर्तन अर्थात डेल्टा P, की प्रारंभिक कीमत अर्थात P और गुना में 100। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि डेल्टा Q बटा में Q गुना में 100 बटा में डेल्टा P बटा में P गुना में 100। यहां तक मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब ये क्या चीज है, ये है ED, ये E लिखते हैं, और इस प्रकार से यहां नीचे की ओर क्या लिखते हैं, D। इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लोच। तो अब हम क्या करेंगे, ये 100 से 100 को काट देंगे, हमारे पास ऊपर बच जाएगा डेल्टा Q बटा में Q, नीचे बच जाएगा डेल्टा P बटा में P। अब देखिए भिन्न के बटा में क्या है, भिन्न है, अर्थात एक भिन्न के अंदर दूसरी भिन्न का भाग दिया जा रहा है। और यदि हम नीचे वाली भिन्न को ऊपर वाली भिन्न के गुणा में लाना चाहें तो मान क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे, अर्थात P ऊपर चला जाएगा और डेल्टा P नीचे आ जाएगा। तो हमने डेल्टा Q बटा में Q के गुना में लिख दिया, P को ऊपर ले जाते हुए P बटा में डेल्टा P, अर्थात अब हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा Q बटा में Q गुना में P बटा में डेल्टा P। अब हमने क्या किया है, इनके आपस में स्थान परिवर्तन कर दिए, अर्थात डेल्टा वाला मान डेल्टा के नीचे लिख दिया और P के नीचे क्या लिख दिया, Q लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि इनके मान आपस में परिवर्तन करने से मांग की कीमत लोच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए आप लिखते हो 10, 5 गुना में 2 बराबर कितना होता है, 10। यदि आप इसको 2 गुना में 5 लिखो तो भी कितना रहेगा, 10। तो ठीक यही चीज हमने की है, डेल्टा P को डेल्टा Q के नीचे लिखा है और Q को किसके नीचे लिखा है, P के नीचे, क्योंकि इस प्रकार से फॉर्मूला याद करने में आसानी रहती है। तो हमारे पास मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला या सूत्र आ गया वो क्या आ गया, डेल्टा Q बटा में डेल्टा P गुना में P बटा में Q। तो ये है हमारे पास एक मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला। यदि एग्जाम में प्रश्न आता है कि मांग की कीमत लोच का सूत्र लिखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, ED बराबर डेल्टा Q बटा में डेल्टा P गुना में P बटा में Q। दूसरी बात, एग्जाम में इस फॉर्मूले के द्वारा हल करने के लिए कोई आपको सवाल आ सकता है, आपको ये मान दे करके ED पूछी जा सकती है, अर्थात इन मान के द्वारा आपसे मांग की कीमत लोच
पूछी जा सकती है। हो सकता है आपको कीमत में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन बता दे सीधा ही, हो सकता है आपको प्रारंभिक कीमत और अंतिम कीमत और प्रारंभिक मांग मात्रा और अंतिम मांग मात्रा बता दे। उस कंडीशन में हमें डेल्टा क्यू और डेल्टा पी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम इसका एक सवाल लेते हैं उदाहरण के रूप में, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि यदि इसका सवाल आता है तो उसे हमें किस प्रकार से हल करना है। चलते हैं हम सवाल की तरफ। देखिए, ये हमने एक सवाल लिया है। क्या कहता है सवाल कि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए होने पर उसकी मांग मात्रा 100 इकाइयों से घटकर 50 इकाइयां हो जाती है। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला या सूत्र लिखेंगे। वो क्या है, डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा पी गुना में पी बटा में क्यू। अब इसमें हमें हल करने के लिए 4 मान की जरूरत है। सबसे पहला हमें डेल्टा क्यू की जरूरत है, उसके बाद डेल्टा पी, पी और क्यू। अब इस सवाल में जितने डाटा दिए गए हैं उनको एक साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक कीमत, जिसको हमने किससे सिंबल किया है, पी से सिंबल किया है, कितनी है, 20 रुपए। प्रारंभिक मांग मात्रा जिसको हमने क्यू से सिंबल किया है, कितनी है, 100 इकाइयां, तो हमने 100 लिख लिया। उसके बाद अंतिम कीमत अर्थात कीमत परिवर्तन के बाद कितनी कीमत हो रही है उसको हमने सिंबल किया है P1 से, कितनी है, 40 रुपए। और उसके बाद अंतिम मांग मात्रा अर्थात कीमत बढ़ने के बाद मांग मात्रा की इकाइयां कितनी है उसको हमने Q1 से सिंबल किया है, कितनी है, 50 इकाइयां। अब हमारे पास इस फॉर्मूले के लिए 2 मान इसमें प्राप्त हैं, एक तो P और एक Q। हमें ये 2 मान निकालने हैं, कौन से, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। ये कैसे निकालेंगे, पहले हम इनको निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा क्यू। कैसे निकालेंगे डेल्टा क्यू, अंतिम मान क्या है, Q1 माइनस प्रारंभिक मान क्या है, Q। अब इस बात को यहां ध्यान रखना है कि हमें अंतिम मांग मात्रा में से प्रारंभिक मांग मात्रा निकालनी है। चाहे आपकी अंतिम मांग मात्रा का मान प्रारंभिक मांग मात्रा से कम है चाहे ज्यादा है, उसको हमें निकालना इसी प्रकार से है जिस प्रकार से इसमें देखिए, अंतिम मांग मात्रा 50 इकाइयां है, प्रारंभिक मांग मात्रा कितनी है, 100 इकाइयां। तो हमारे पास मान कितना आएगा, माइनस के 50, किसका, डेल्टा क्यू का। तो ये बात हमें खास तौर से ध्यान में रखनी है कि आपका चाहे अंतिम मान छोटा है चाहे बड़ा है, किससे, प्रारंभिक मान से। आपका आंसर यदि माइनस आए तो हमें माइनस का लिख देना है, प्लस आए तो प्लस का लिख देना है, लेकिन डेल्टा क्यू और डेल्टा पी हमें निकालना इसी प्रकार से है, कैसे, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। तो अंतिम मांग मात्रा Q1 हमारे पास 50 थी और प्रारंभिक मांग मात्रा हमारे पास Q 100 थी। तो हमने 50 माइनस 100 से कैसे निकाल लिया, क्या आ गया, डेल्टा Q बराबर माइनस 50। इसको भी हम यहां पे लिख देते हैं, डेल्टा Q बराबर आया है हमारे पास माइनस के 50। अब हम निकालते हैं डेल्टा P। ठीक इसी प्रकार से डेल्टा P निकालेंगे। क्या होगा, P1 माइनस P। इसमें भी क्या होगा, अंतिम मान कितना है कीमत का, 40, प्रारंभिक कितना है, 20, हमारे पास आ जाएगा 20। क्या है ये, डेल्टा पी। उसी प्रकार से निकालना है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। हमारे पास पी, डेल्टा पी का मान आ गया प्लस के 20। इसको भी हम यहां पर लिख देते हैं, डेल्टा पी बराबर आगे 20। अब हम उस फॉर्मूले में ये सारे मान रखते हुए सवाल को हल करते हैं। फॉर्मूला क्या था, ये था ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा पी गुना में पी बटा में क्यू। मान रखते हैं, डेल्टा क्यू हमारे पास आया है माइनस के 50, डेल्टा पी हमारे पास आया है 20, पी हमारे पास है 20 और क्यू हमारे पास है 100। अब इसको हम हल करते हैं, 20 से 20 कट जाएगा, 50 और ये 2 पर विभाजित हो जाएगा 100 से, अर्थात हमारे पास ऊपर बच गया माइनस का 1, नीचे बच गया हमारे पास 2। ये आ गई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लॉस। कितना आंसर आया, माइनस के 1 बटा में 2। तो इस प्रकार से यदि कोई सवाल आता है तो हमें उनके मान निकालते हुए उस सवाल को हल करना। सवाल आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।